हेलो बच्चों, लास्ट टाइम की वीडियोस में मैंने आप लोगों को मॉलिक्यूलर मासेस कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में बताया था। अब इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे जो हम लोगों को एंट्रेंस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आप लोगों ने मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट किया था? किसी मॉलिक्यूल का अगर आप लोग फार्मूला देखते हैं तो उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स के एटम्स प्रेजेंट्स हैं उन एटम्स के एटॉमिक वेट्स एंड मल्टीप्लाइड बाय उनके कोएफिशिएंट जितने होंगे उतने, उन सब का जब आप लोगों ने सम करके देखा था तो आप लोगों को मिला था मॉलिक्यूलर मास, जिसे मॉलिक्यूलर वेट भी कहते हो। नाउ जनरली मॉलिक्यूलर वेट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, लेकिन हम लोग जनरली मॉलिक्यूलर वेट को यूनिट देते हैं। जब ग्राम में कैलकुलेट करें तो उसे ग्राम मोलर मास कहते हैं, एंड किलोग्राम में भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, जिससे हम लोग किलोग्राम पर मोल का यूनिट हम लोग देते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास के बाद मैं आप लोगों को एक दो और कंसेप्ट बता रहा हूँ, दैट इज ग्राम मोलर मास। एक कंसेप्ट ऐसा है जिसे हम लोग कहते हैं ग्राम मोलर मास। ग्राम मोलर मास को हम लोग जनरली रिप्रेजेंट करते हैं एज अ GMM। देखो, ग्राम मोलर मास इसका मतलब सिंपल है, एकदम सिंपल मीनिंग है, दैट इज मोलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। मोलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, इसे हम लोग कहते हैं ग्राम मोलर मास। नाउ ग्राम मोलर मास की अगर हम लोग बात करें तो ग्राम मोलर मास हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कुछ ऐसे, दैट इज मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ग्राम मोल्स, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ग्राम मोल्स। इसे हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये छोटा सा कंसेप्ट है। अब एक फॉर्मूला मिला, ग्राम मोलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो मास ऑफ द सब्सटेंस इन अ ग्राम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ग्राम मोल्स, जिसे ग्राम मॉलिक्यूल्स भी हम लोग कभी कभी पढ़ते हैं। फिर इसके बाद एक और कंसेप्ट होता है, दैट इज ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास, इसे आप लोग रिप्रेजेंट करते हो एज अ GAM, ग्राम एटॉमिक मास। इसका मीनिंग क्या होगा? इसका भी मीनिंग बहुत सिंपल है। देखिए, एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज नथिंग बट द ग्राम एटॉमिक मास। तो ग्राम एटॉमिक मास की अगर आप बात करते हैं तो हम लोग ग्राम एटॉमिक मास को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? दैट इज ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस, mass of substance in gram divided by number of gram atoms, number of gram atoms। now इस फॉर्मूले को हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते क्या? देखो, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स अगर कैलकुलेट करना है तो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ये क्या बन जाएगा? नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, ये वाली टर्म यहाँ पे गई, ये वाली टर्म यहाँ पे आ गई, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? दैट इज मास ऑफ सब्सटेंस इन अ ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास बन सकता है। नाउ नंबर ऑफ एटम्स की अगर हम लोग बात करते हैं, नंबर ऑफ एटम्स इन अ 1 ग्राम सब्सटेंस, 1 ग्राम सब्सटेंस, 1 ग्राम सब्सटेंस के अंदर कितने एटम्स रहते हैं? तो ये रहते हैं 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, जिस फिगर को हम लोग एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। ये हमें मोल कंसेप्ट में भी आएगा, आने वाले 2-4 वीडियोस के बाद आपको मिल ही जाएगा। दैट इज नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 ग्राम। सो देयरफॉर अगर आप लोगों को कहता है कि नंबर ऑफ एटम्स इन गिवन सब्सटेंस की अगर बात करें, यहाँ पर हम लोग जो सब्सटेंस ले रहे हैं वो ले रहे हैं एलिमेंट, मतलब किसी पर्टिकुलर एक एलिमेंट का ही पार्ट, मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहे। मॉलिक्यूल के लिए थोड़ा सा ये फॉर्मूला चेंज होता है। तो नंबर ऑफ एटम्स इन गिवन सब्सटेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सर 1 ग्राम में कितने? इतने। तो 5 ग्राम में कितना रहेगा? 5 मल्टीप्लाइड बाय दिस रहेगा। सो देयरफॉर नंबर ऑफ एटम्स इन गिवन सब्सटेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सब्सटेंस
नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सब्सटेंस मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, राइट। अगर आप लोगों को कहता है कि नंबर ऑफ एटम्स इन गिवन सब्सटेंस, लेकिन वो सब्सटेंस क्या है, मॉलिक्यूल है। देखिए फर्क, देखिए अगर आप लोगों को यहाँ पर देखना है तो यहाँ पर क्या लिखा था हम लोगों ने, एलिमेंट होना चाहिए, है। जैसे सोडियम का इतना इतना पीस है तो उसमें हम लोग क्या कैलकुलेट करने वाले, सोडियम के एटम्स। लेकिन अगर हम लोग पानी की बात करते हैं तो पानी में टोटल एटम कितने, 3, हाइड्रोजन के क्या है, 2 है, और ऑक्सीजन का क्या है, 1 है। तो नंबर ऑफ एटम्स इन गिवन सब्सटेंस मतलब मॉलिक्यूल, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स, इससे हम लोग नंबर ऑफ ग्राम मोल्स कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कहेंगे, इनटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू एटॉमिसिटी हम लोग यूज़ करते हैं। देखिए जरा, ये फॉर्मूला अलग है और ये फॉर्मूला अलग है, दोनों चीज़ों को बराबर समझे। ग्राम एटॉमिक मास का मतलब क्या है, तो एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन अ ग्राम, एंड कैलकुलेट कैसे करते हैं, GAM इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, कितने ग्राम एटम्स है, एंड नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इज इक्वल टू क्या मिला, मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास। हाँ ठीक है, और मैंने आपको एक एडिशनल चीज़ क्या बताई, नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम सब्सटेंस। 1 ग्राम सब्सटेंस अगर आप लेते हैं तो उसके अंदर पर्टिकुलर एलिमेंट्स के कितने एटम्स हैं, एवोगैड्रो नंबर के बराबर, दैट इज 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, एंड देयरफॉर नंबर ऑफ एटम्स इन गिवन सब्सटेंस, लेकिन किसका, एलिमेंट का। थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, कंफ्यूज होना ही नहीं। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम इंटू एवोगैड्रो नंबर, लेकिन सर मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है, पर्टिकुलर सब्सटेंस का ये फॉर्मूला है और उसके अंदर कितने एटम्स है ये कैलकुलेट करने के लिए कहा तो नंबर ऑफ ग्राम मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू एटॉमिसिटी। अगर मोल्स के हिसाब से देखें तो सीधा सीधा सोचे नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू एटॉमिसिटी, ये फॉर्मूला हम लोग जनरली यूज करेंगे टू कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन द गिवन सब्सटेंस दैट इज इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। देन मैंने हेडिंग दी है डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास। आप लोगों को पता है मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, जैसे ये देखिए ये CH4 है, तो इस केस में आप लोग इसका मॉलिक्यूलर मास डायरेक्ट निकालते हो। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, इट इज द अलजेब्रिक सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, सारे के सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट्स का सम, मतलब क्या है, मॉलिक्यूलर मास। तो इसके हिसाब से देखिए कार्बन का कितना एटॉमिक वेट होता है 12, इंटू 1 हाइड्रोजन का कितना होगा 1, और 4 हाइड्रोजन का कितना होगा 4, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया 16 आ गया। मीथेन का मॉलिक्यूलर वेट आ गया 16। लेकिन कई बार हमें एंट्रेंस में अलग तरीके से क्वेश्चन देता है, कहता है कि ये 2 गैसेस है, इनमें ऐसी कंडीशन है, न्यूमेरिकल कंडीशन जो भी होगी उसके हिसाब से आप लोग मॉलिक्यूलर वेट्स कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, जिसमें पहली जो मेथड हम लोग देते हैं, ये मेथड देते हैं दैट इज डिफ्यूजन मेथड, दैट इज यू कैन से फ्रॉम द रेट ऑफ डिफ्यूजन मेथड हम लोग इसे कहते हैं। और ये जो मेथड है ये मेथड यूज करते हैं हम लोग फॉर गैसेस। तो इसमें हम लोग जनरली क्या कंडीशन लेते हैं, तो इट इज ऑब्जर्व दैट के रेशियो ऑफ रेट्स ऑफ 2 गैसेस, रेशियो ऑफ रेट्स ऑफ डिफ्यूजन ऑफ 2 gases are inversely proportional to the square root of their molar masses। देखिए स्टेटमेंट को पढ़िए, मैंने क्या लिखा है कि रेशियो ऑफ रेट्स ऑफ डिफ्यूजन ऑफ 2 गैसेस, 2 गैसेस के डिफ्यूजन का जो रेट है आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर मोलर मासेस। मीन सपोज हमारे पास 2 गैस है,
एक है गैस 1 और एक है गैस 2। सपोज करिए कि गैस 1 का डिफ्यूज़न का रेट मैं देता हूँ R1 एंड गैस 2 का मैं रेट देता हूँ R2। एंड इसका मोलर मास अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट गैस का मोलर मास मैं देता हूँ M1 एंड सेकेंड गैस का मोलर मास मैं देता हूँ M2। तो इस इक्वेशन के हिसाब से R1 इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ M1, that is rate of diffusion is inversely proportional to the square root of their molar mass। तो पहले गैस का जो डिफ्यूजन का रेट है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर मोलर मास एंड R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ M2। लेकिन हमें कहता है कि रेशियो, तो ठीक है इनका रेशियो बनाते हैं। तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ M2 अपॉन M1 बन जाएगा। वेयर R1 क्या है, तो R1 इज द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ फर्स्ट गैस बराबर, एंड R2 क्या हो गया, तो सर रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सेकेंड गैस, राइट। तो फिर आप लोग ही बताइए कि M1 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, इट इज द मोलर मास ऑफ फर्स्ट गैस एंड M2 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा मोलर मास ऑफ सेकेंड गैस। ठीक है। नाउ न्यूमेरिकल में क्या कहेगा कि ये कोई ना कोई दो गैसेस है, इनके डिफ्यूजन का रेट इतना है, किसी एक का मोलर मास इतना है, तो दूसरे गैस का मोलर मास बताइए। तो यहाँ पर सपोज करिए कि आपके पास R1 एंड R2 गिवन है एंड M2 एंड M1 में से एक वैल्यू निकालनी है, दूसरी वैल्यू गिवन है। तो ऐसे केस में हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। सपोज करिए मैं M2 कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो M2 कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो दोनों साइड का स्क्वायर लेना पड़ेगा, है ना। ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, क्योंकि आपको पता है स्क्वायर रूट के बाहर लाना है, तो स्क्वेयरिंग की मेथड अप्लाई करिए। तो ये हो जाएगा R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर इज इक्वल टू M2 अपॉन M1। So therefore now you can calculate M2 as well as M1। M2 कैलकुलेट करना है तो ये हो जाएगा R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर इंटू M1। एंड इफ अगर आप लोग M1 निकालना चाहते हो तो M1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1 अगर आप लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ऐसे केस में आप लोगों के पास फॉर्मूला क्या ऐसा नहीं बनेगा, R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर इंटू M2। क्या बन सकता है ये फॉर्मूला, सोचिए जरा। तो ये एक मेथड है दैट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द मोलर मासेस ऑफ द गैसेस। दूसरी जो मेथड होती है इसे हम लोग कहते हैं वेपर डेंसिटी मेथड, एंड दिस मेथड इज ऑल्सो यूज फॉर गैसेस। और बहुत सिंपल है, इसलिए पहले से लिख के रख दिया और कुछ फॉर्मूलेज लिख के रखे। मोलर मास अगर निकालना है किसी गैस का तो इट इज नथिंग बट द 2 इंटू वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी अगर दी है उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको मोलर मास मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद मैंने लिखा है कीप इन माइंड, मतलब ये आप लोगों को अभी कुछ प्रैक्टिस दे रहा हूँ मैं, कुछ फार्मूलेज लर्न करने के लिए, और ये फार्मूलेज का इस्तेमाल करके फिर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करेंगे। कैसे, एक बेसिक फार्मूला है, एटॉमिक मास इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंसी। सर इक्विवेलेंट मास क्या है, आएगा आगे। एटॉमिक मास इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंसी। सर वैलेंसी भी कहीं ना कहीं सुनी है, हाँ आप लोगों ने सुना होगा कि वैलेंसी इज नथिंग बट द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। मतलब क्या सर, मतलब जैसे देखिए मैंने अगर आपके सामने लिखा है NaCl, अब आप लोग ज़रा सोचिए NaCl ऐसे भी लिखा जाता है। यहाँ पर मैंने अगर आपको पूछा कि सोडियम की वैलेंसी कितनी है एंड क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है, तो सोडियम कितने क्लोरीन के साथ कंबाइन हो रहा है, एकच बाय सिंगल बॉन्ड, बराबर है। तो एकच क्लोरीन के साथ कंबाइन हो रहा है, इसलिए सोडियम की वैलेंसी कितनी है, 1, इनफैक्ट +1, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +1 माना जाता है, माना जाता नहीं है ही। एंड क्लोरीन की वैलेंसी यहाँ पर हम लोग देखें तो 1H है, लेकिन कैसे होती है, -1। सिमिलरली H2O को देखिए, H2O क्या ये ऐसा नहीं है,
यहाँ पर आपको हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों की वैलेंसी दिखती है। हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बना सकता है, एक H, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है, एक H, एंड ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, 2। ऑक्सीजन इज अ डाइवैलेंट। सिमिलरली अगर हम लोग इसके बारे में सोचे MgO, तो यहाँ पर हमें फिर धीरे धीरे चार्जेस के बारे में समझना होता है। मैग्नीशियम के ऊपर 2+ का चार्ज होता है, ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव का चार्ज होता है। यहाँ पर मैग्नीशियम की वैलेंसी नॉर्मली 2 है, ऑक्सीजन की भी कितनी है, 2। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एज वैलेंसी। नाउ वैलेंसी ऑफ एलिमेंट कैसे निकालते हैं, देखिए मॉलिक्यूलर वेट, अगर हमें किसी का मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, सॉरी वैलेंसी निकालना है, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इट्स क्लोराइड, उस एलिमेंट का जो क्लोराइड है उसका मॉलिक्यूलर वेट लीजिए या फिर उसका सल्फेट लीजिए, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोराइड और सल्फेट। सर मॉलिक्यूलर वेट एंड इक्विवेलेंट वेट में फ़र्क होता है, हाँ होता है। ना मॉलिक्यूलर वेट का मतलब क्या लिखा हमने, 2 × वेपर डेंसिटी, 2 × वेपर डेंसिटी डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोराइड, मतलब क्या, तो मेटल प्लस क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस 35.5, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू होती है क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट। और सल्फेट के फॉर्म में अगर निकालना है तो क्या करेंगे, 2 × वेपर डेंसिटी डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस 48। सर 48 क्या है, सल्फेट जो ग्रुप होता है, सल्फेट ग्रुप मतलब होता है SO4 2 नेगेटिव, इसका जो इक्विवेलेंट वेट है ये इक्विवेलेंट वेट होता है 48। तो यहाँ पर ये जो टोटल टर्म है इसमें देखिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फेट बन गया। कैसे, तो सर मेटल का भी इक्विवेलेंट वेट लिया एंड जो सल्फेट ग्रुप उसके साथ जुड़ा है उसका भी, तो कंबाइंड जो मेटल का सल्फेट है उसका क्या हो गया, इक्विवेलेंट वेट हो गया। देन उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये क्वेश्चंस काफ़ी कॉमन होते हैं छोटे छोटे जो एग्जाम होते हैं उसके अंदर, कि बताइए इतनी क्वांटिटी है उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब्सटेंस ये कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास होना चाहिए कि नंबर ऑफ ग्राम मोल्स, ग्राम मोलिकुलर मास मतलब वो उसकी क्वांटिटी कितनी है, मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, क्योंकि एक मोल में या 1 ग्राम एटम में कितना होता है, एवोगैड्रो नंबर के बराबर पार्टिकल होता है। सो देयरफॉर नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं या नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम, नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम कितना है ये, एंड क्वांटिटी कितनी है ये, मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सिंगल पार्टिकल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सिंगल पार्टिकल। अब वो पार्टिकल क्या हो सकता है, एटम हो सकता है, आयन हो सकता है या फिर मॉलिक्यूल भी हो सकता है। देखेंगे जब हम लोग इसके ऊपर के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आएगा। नाउ फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ सब्सटेंस, ये फॉर्मूले ज़्यादा हमारे काम में आने वाले क्योंकि हमें मोल कंसेप्ट की तरफ चलना है आगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ सब्सटेंस इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स इन एवोगैड्रोस, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर, क्योंकि 1 मोल हमने 1 ग्राम एटम के अंदर कितने पार्टिकल्स कहे थे, इतने। 1 मोल सब्सटेंस की अगर बात करते हैं तो 1 मोल सब्सटेंस के अंदर कितने पार्टिकल होते हैं, इतने। मतलब किसी ने अगर आपको पूछा कि 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन इतनी क्वांटिटी है उसमें कितने एटम है, तो इतने है। आपको 1 मोल ऑक्सीजन कहता है तो उसके अंदर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कितने हैं, इतने है। देखिए कंफ्यूज नहीं होना, बराबर है। एटम के अंदर भी एलिमेंट्स की क्वांटिटी कितनी है, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, उतने, एवोगैड्रो नंबर। एंड 1 मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, इतने, एवोगैड्रो नंबर के बराबर। ये मोल कंसेप्ट में और भी क्लियर होगा। नंबर ऑफ एटम्स इन अ सब्सटेंस, तो नंबर ऑफ एटम्स इन अ सब्सटेंस इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर, मतलब क्या मिल गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एंड इफ इट इज मल्टीप्लाइड बाय एटोमिसिटी, तो आपको पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स में टोटल एलिमेंट्स के कितने एटम प्रेजेंट है ये मिल जाएगा। सर अब ये नंबर ऑफ मोल्स क्या है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। तो ये फॉर्मूले सिर्फ आप लोगों के सामने मैंने इसलिए ला के रखे हैं ताकि आप लोग इसे रिमाइंड कर सके, अपने दिमाग में रखना है, तब जाके ये कैलकुलेशन में हमें हेल्प करेंगे। चलते एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट की तरफ, दैट इज इक्विवेलेंट मास।
इक्विवेलेंट मास होता क्या है, ये देखो मैंने लिख के रखा है, द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ ए सब्सटेंस, मीन्स डायरेक्टली यू कैन से नंबर अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम ले सकते हैं, नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास मतलब वेट के हिसाब से लेना है, ऑफ ए सब्सटेंस दैट कंबाइंस विथ और डिस्प्लेसेस 1.008 पार्ट बाय मास ऑफ हाइड्रोजन और 8 पार्ट बाय मास ऑफ ऑक्सीजन और 35.5 पार्ट बाय मास ऑफ क्लोरीन। सर ये तो डेफिनेशन होगी, हाँ इसका एग्जांपल समझते हैं। चलो सोडियम का इक्विवेलेंट मास चेक करते हैं। सोडियम लेते हैं, सोडियम का एटॉमिक वेट कितना होता है 13, क्यों? क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11। आपको पता है ये ऑड एटॉमिक नंबर है, डबल प्लस 1 किया 23 आ गया। तो सोडियम का एटॉमिक वेट कितना है 23। मैं तीनों के साथ इसके कंपाउंड आपके सामने रखता हूँ। सोडियम एंड हाइड्रोजन को कंबाइन करें तो ऐसा फॉर्मूला बनता है, सोडियम एंड ऑक्सीजन को कंबाइन करें तो ऐसा फॉर्मूला बनता है, एंड सोडियम एंड क्लोरीन को कंबाइन करें तो ऐसा फॉर्मूला बनता है। अब डेफिनेशन के हिसाब से देखिए, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में क्या कहता है, तो अमाउंट का उतना मास जो कि कितने हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होना चाहिए 1.008 ग्राम। सर ये 1.008 क्या है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट और इक्विवेलेंट वेट हम लोग इतना ही लेते हैं, राइट। तो इतने हाइड्रोजन के साथ सोडियम का कितना क्वांटिटी कंबाइन होते हुए दिख रहा है आपको 23 ग्राम। तो सर इसका मतलब ये हो गया कि सोडियम का इक्विवेलेंट वेट 23 आ रहा है, हाँ इसका एटॉमिक वेट भी कितना है 23, इसकी वैलेंसी 1 है, इसलिए इसका एटॉमिक वेट एंड वैलेंसी एटॉमिक वेट एंड इक्विवेलेंट वेट बिल्कुल सेम आता है। देखो तो यहाँ पर सोडियम के 23 ग्राम्स हाइड्रोजन के 1.008 ग्राम के साथ कंबाइन हो रहे हैं, तो सोडियम का इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया 23। यहाँ पर देखिए क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट होता है 35.5 होता है। नाउ 30.5 ग्राम क्लोरीन के साथ कितना सोडियम कंबाइन होते हुए दिख रहा है 23। सो देयरफॉर सोडियम का इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया 23 आ गया। सर यहाँ पर भी चेक करिए, तो अब यहाँ पर देखिए ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड तो ऐसा है यहाँ सोडियम का एक एटम है, मतलब कितना ग्राम 16 ग्राम। 16 ग्राम के साथ सोडियम कितना कंबाइन हो रहा है 23 प्लस 23 46 ग्राम, और डेफिनेशन कितने ग्राम के हिसाब से लेनी है 8 ग्राम। 16 ग्राम के साथ 46 ग्राम हाइड्रोजन सोडियम कंबाइन हुआ, तो 8 ग्राम के साथ कितना कंबाइन होगा सोचिए 23। तो इसका मतलब यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम कितना आ रहा है 23 आ रहा है। मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल दे सकता हूँ। सपोज करिए कि एल्यूमिनियम एंड हाइड्रोजन के साथ वाला कंपाउंड लीजिए, एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ये, इसे एल्यूमिनियम हाइड्राइड कहते हैं। अब यहाँ पर देखो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर अगर देखें तो वो होता है 13, एंड इसका एटॉमिक वेट कितना आ जाएगा फिर 27, क्योंकि ये ऑड है, डबल प्लस 1 का फॉर्मूला अप्लाई करिए 27 हो गया। मतलब ये सर कि 3 1.008 1.008 1.008 इनका सम कर सकते हैं, ठीक है। तो इतने हाइड्रोजन के साथ सोडियम कितना कंबाइन एल्यूमिनियम कितना कंबाइन हो रहा है 27, तो फिर इतने अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन के साथ कितना हो जाएगा सर, ये 3 टाइम्स है टोटल, तो डिवाइडेड बाय 3 करके देखिए कितना आ जाएगा 9। मतलब एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट वेट कितना आ रहा है 9 आ रहा है। एक और कंपाउंड ले लीजिए इसका, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। सर यहाँ पर क्लोरीन को देखो, एक क्लोरीन की इक्विवेलेंट वेट कितना 35.5, दूसरे का कितना 35.5, तीसरे का कितना 35.5। इतने क्लोरीन के साथ कितना एल्यूमिनियम कंबाइन हो रहा है 27 ग्राम। डेफिनेशन के हिसाब से देखिए फिर 35.5 के साथ कितना होगा, तो सर 1 2 3 डिवाइडेड बाय कितना हो गया ये 3 टाइम्स। आप लोगों के पास आंसर कितना आ रहा है 9। तो अब एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट वेट यहाँ पर कितना हो गया 9 हो गया। तो होप सो ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है। फिर एक और लाइन मैंने लिख के रखी है, द क्वांटिटी ऑफ ए सब्सटेंस, द क्वांटिटी ऑफ ए सब्सटेंस मतलब अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस इक्वल टू इट्स इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास के बराबर इज कॉल्ड एज ग्राम इक्विवेलेंट मास।
मतलब सपोज करिए मेरे पास सोडियम का 23 ग्राम है, सोडियम का कितना है 23, एंड सोडियम का इक्विवेलेंट वेट कितना है 23 है। तो फिर ये जो इक्विवेलेंट वेट यहाँ पर सोडियम का 23 है और उतनी क्वांटिटी मेरे पास है, तो मैं इसे क्या कह सकता हूँ, उसका ग्राम इक्विवेलेंट, देखिए ग्राम इक्विवेलेंट मास कह सकता हूँ। एल्यूमिनियम के केस में क्या होगा, एल्यूमिनियम के केस में एल्यूमिनियम का ग्राम इक्विवेलेंट मास कितना आएगा, 9 आएगा। एंड नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकालते हैं, तो देखिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स दैट इज इन द मास गिवन क्वांटिटी ऑफ मास, तो मास ऑफ ए सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम इक्विवेलेंट मास, डिवाइडेड बाय ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ द सब्सटेंस। मीन्स सपोज करिए कि मेरे पास एल्यूमिनियम के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ एल्यूमिनियम, मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, तो मास ऑफ सब्सटेंस कितना, सपोज करिए मैं 27 लेता हूँ, एंड ग्राम इक्विवेलेंट मास, तो ग्राम इक्विवेलेंट मास कितना आया था 3, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कितने हो गए, 3 हो गए, बराबर है। देखिए टैली करके देखिए, यहाँ पे 3 का ही रेशियो है। सो देयरफॉर ये होता है इक्विवेलेंट मास का कंसेप्ट। देन फिर से मैं आपको कुछ फॉर्मूले दे रहा हूँ, कीप इन माइंड। तो कीप इन माइंड के लिए आप लोगों के पास फॉर्मूले क्या है, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट, एक फॉर्मूला, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी, एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी। हाँ ये फॉर्मूला थोड़ी देर पहले देखा था, एटॉमिक वेट इज इक्वल टू क्या देखा था हम लोगों ने, इसका मल्टीप्लिकेशन। इसमें दूसरा फॉर्मूला, अब इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड, एसिड पे जाने से पहले हम लोग इन जनरल समझते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंपाउंड। इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंपाउंड इज इक्वल टू क्या, कंपाउंड का एटॉमिक वेट नहीं होता, ये क्या होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, वैलेंसी। दैट इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड अगर निकालना है तो कैसे निकालोगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड इज इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय बेसिसिटी ऑफ एसिड। सर अब ये नया क्या नाटक है, बेसिसिटी ऑफ एसिड का मतलब क्या होता है, तो बेसिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ रिप्लेसिएबल हाइड्रोजन एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड। देखिए कैसे साबित करके दिखाइए सर, तो साबित भी करके देखते हैं। दैट इज बेसिसिटी इज इक्वल टू क्या कहा हम लोगों ने, नंबर ऑफ रिप्लेसिएबल हाइड्रोजन एटम इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास HCl ऐसा एसिड है तो इसकी बेसिसिटी अगर आप लोग देखें तो इसकी बेसिसिटी कितनी आएगी, 1 आएगी। ऑब्वियसली सर यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन है, हाँ चलो HNO3 को ले लीजिए, ये है नाइट्रिक एसिड, इसका बेसिसिटी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। लेकिन अगर आप लोग H2SO4 को लेते हैं तो H2SO4 में बेसिसिटी कितनी आती है, 2। क्या सर ये जरूरी है कि जितने यहाँ पर हाइड्रोजन दिख रहे उतनी बेसिसिटी हो, नहीं ये जरूरी नहीं है। यहाँ पर देखो H3PO3 यहाँ पर बेसिसिटी होती है 3। क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन जा सकते हैं, नो डाउट जा सकते हैं, लेकिन कई केस में आप लोगों को ऐसी कंडीशन मिल सकती है जहाँ पर बेसिसिटी ये हाइड्रोजन के बराबर ना हो। जैसे अगर कभी H3PO3 ये आ जाए तो इन दैट केस इसका स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखते हैं तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये स्ट्रक्चर होता है ऐसे। ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, देखिए इन एसिड्स में और इन एसिड में थोड़ा सा फर्क होता है, धीरे धीरे आएगा। यहाँ पर हम लोग हाइड्रोजन कौन से काउंट करते हैं, तो जो OH बॉन्ड के अंदर है। तो इस केस में इसकी जो बेसिसिटी होती है ये बेसिसिटी होती है 2। तो कभी भी कोई एसिड का फॉर्मूला देखकर ये गलती नहीं करना कि सर उसमें जितने हाइड्रोजन है वो सारे के सारे जा सकते, नहीं, जो जाने लायक है उसी को हम लोग कहते हैं बेसिसिटी।
तो सर इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड अगर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं तो क्या हम लोग इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस कैलकुलेट नहीं कर सकते? डेफिनेटली कर सकते हैं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेस डिवाइडेड बाय एसिडिटी ऑफ बेस। एसिडिटी ऑफ बेस, एसिड के लिए क्या लिया था? बेसिसिटी। बेस के लिए क्या ले रहे हैं? एसिडिटी। तो सर अब एसिडिटी का मीनिंग क्या होता है? तो एसिडिटी ऑफ बेस का मतलब होता है नंबर ऑफ रिप्लेसिएबल OH ग्रुप्स। नंबर ऑफ रिप्लेसिएबल OH ग्रुप्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ बेस, इन वन मॉलिक्यूल ऑफ बेस। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग NaOH लेते हैं तो इसकी एसिडिटी हमें कितनी दिख रही है? सोचिए जरा, 1, क्योंकि कितना OH ग्रुप प्रोड्यूस कर सकता है? 1। KOH, इसकी बेसिसिटी कितनी आएगी? 1 ही आएगी। इसे देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें कितने OH ग्रुप दिख जा सकते हैं? 2। अगर आप लोग एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड लेते हो तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में ये तीनों के तीनों OH ग्रुप जा सकते हैं। सो देयरफॉर इसकी एसिडिटी कितनी हो जाएगी? तो इसकी एसिडिटी हो जाएगी 3। देन फिफ्थ वाला फॉर्मूला दैट इज इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट। क्या हम लोग इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट ले सकते हैं? हाँ, दैट इज नथिंग बट द मोलर मास, जिसे हम लोग कहते हैं फॉर्मूला मास। ये भी आएगा आगे। फॉर्मूला मास क्या होता है? तो फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय टोटल चार्ज ऑन कैटायन। टोटल चार्ज ऑन कैटायन, कैटायन के ऊपर कितना चार्ज होता है वो देखेंगे। देन एक और फॉर्मूला हम लोग लेते हैं दैट इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। काफ़ी काम में आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग कैसे लेते हैं? तो ये लेते हैं दैट इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डिवाइडेड बाय number of electrons gained per molecule। कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन होते हैं? सर इलेक्ट्रॉन्स कैसे गेन होंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कराता है लेकिन खुद क्या करता है? रिड्यूस होता है, और रिड्यूस होते समय इलेक्ट्रॉन्स गेन होते हैं। और यहाँ पर हम लोग लेते हैं इसी फॉर्मूले को, दैट इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डिवाइडेड बाय टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर वाला कंसेप्ट भी आने वाला है, काफ़ी मज़ेदार है, और इसमें तो बहुत सारे आप लोगों को ट्रिक्स भी मिलेंगे। नाउ कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की अगर बात करें तो अभी के लिए हम लोग कुछ एजेंट देखते हैं। K2Cr2O7, जिसका नाम होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। इट इज कॉल्ड एज पोटेशियम डाइक्रोमेट। नाम याद रखने की प्रैक्टिस कर लेंगे। देन उसके अलावा KMnO4, इसे आप पोटेशियम पर मैग्नेट कहते हो, दैट इज पोटेशियम पर मैग्नेट। इसके अलावा नाइट्रिक एसिड भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऐसा नहीं कि नहीं। CrO3 भी होता है, और भी कई सारे होते हैं।